दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल से जुड़े बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने पढ़े हैं। इस हिंदी व्याकरण के चौथे पार्ट में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें उच्चारण प्रयत्न के 2 भेद हमने जीवा के आधार पर और साथ में स्वर तंत्रियों के आधार पर पढ़े थे। अब उसका तीसरा भेद है प्राण, वायु या श्वास के आधार पर 2 भेद हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो व्यंजनों का उच्चारण प्रयत्न, जिसका तीसरा भेद है प्राण, वायु या श्वास के आधार पर, और इसके भी 2 भेद हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वर्ण या व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन वर्णों को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से बहुत ही कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उनको अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। अल्प यानी कम, प्राण यानी हवा, बहुत ही कम हवा जिन वर्णों के उच्चारण में निकलती है उनको अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, व, य, र, ल, व और सभी स्वर, ये जो 30 वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। इनको बोलने पर बहुत ही कम वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बहुत कम बाहर निकलती है उनको अल्पप्राण कहते हैं। और वे अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और उन 5 वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, ण, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न और प, भ, म। व इसी के साथ 4 व्यंजन हैं य, र, ल, व। साथ में ही सभी स्वर ये अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। दूसरा भेद है प्राणवायु के आधार पर महाप्राण वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा बाहर अधिक मात्रा में निकलती है उन वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। साथ में ही 4 व्यंजन और हैं स, है। ये 14 वर्ण ऐसे हैं जो कि महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो 14 वर्ण महाप्राण वर्ण है, जो कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, साथ में ही स है। ये 14 वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर मुख से हवा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। अब हम व्यंजनों का दूसरा भेद पढ़ेंगे। पहला तो हमने पढ़ा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब दूसरा पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है, जिसके 11 भेद होते हैं। पहला है कंठ। कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? जैसे ए, आ, क वर्ग और क वर्ग के 5 वर्ण, साथ में है और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं, जो कि 9 वर्ण है कुल। तो कंठ से ए, आ पूरा क वर्ग, है और विसर्ग। तालु से ई, च वर्ग, य और स, ये वर्ण हैं, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए तालव्य कहलाते हैं। तीसरा है मूर्धा। री, ट वर्ग के 5 वर्ण, र और स षटकोण वाला, ये 8 वर्ण है, ये मूर्धा कहलाते हैं। तो कंठ से, तालु से और मूर्धा से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं इनके हमने पढ़ा है। उच्चारण स्थान के आधार पर अब जो भेद बच गए उनको पढ़ते हैं। दंत। चौथा है दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तय वर्ग के 5 वर्ण,
ल और स सले। दंत से तैवर्ग ल और स वर्ण। ओष्ठ यानी होंठ से उ पैवर्ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पैवर्ग के पांचों वर्ण होंठ से बोले जाते हैं, इसलिए ओष्ठ्य कहलाते हैं। नासिका, नाक से बोले जाने वाले कैकर्ण, चैकर्ण, टैकर्ण, तैकर्ण और पैका मैं, ये नासिका से नाक से बोले जाते हैं। नाक से आवाज़ ज़्यादा निकलती है, इसलिए इनको नासिका व्यंजन कहा जाता है। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ कहलाता है वह। दंत कौन से? ऊपर के दांत और नीचे के होंठ जब आपस में मिलकर के किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसको दंत ओष्ठ वर्ण या व्यंजन कहते हैं। जैसे कि वह बोलते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ मिलते हैं, इसलिए वह को दंत ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अगला भेद है कंठ और तालु। दो वर्ण हैं ए और आई, क्योंकि ए किससे मिलकर के बनता है? ए आ जो कि कंठ से बोले जाते हैं, ई जो कि तालु से बोले जाते हैं। तो ए आ से ई मिलता है तो ए बनता है, इसलिए ए और आई कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालु वर्ण कहा जाता है। नव है कंठ और ओष्ठ ओ औ, क्योंकि ओ किससे मिलकर के बनता है? ए आ जो कि कंठ से बोले जाते हैं, उ ओष्ठ से बोले जाते हैं, और इन दोनों के मिलने से ओ का निर्माण होता है, इसलिए ओ और औ को कंठ और ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। 10वां भेद है व्रत से। व्रत से का अर्थ होता है मसूड़ा, जिनसे 5 वर्ण बोले जाते हैं, न, स, ल, र और ज। ये पांचों वर्ण व्रस्य से बोले जाते हैं, मसूड़ा के स्पर्श करने से बोले जाते हैं, इसलिए इनको व्रस्य वर्ण कहा जाता है। 11वां भाग है भेद है काकल्य या अलिजीवा। अलिजीवा यानी छोटी जीव, काकल्य अलिजीवा जिसको काकल्य भी कहा जाता है, वहां से है वर्ण बोला जाता है, इसलिए है को काकल्य या अलिजीवा वर्ण कहा जाता है। फ और व जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसको नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता वाले फ और व दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि दंत और ओष्ठ के मिलने से बोले जाते हैं। हलंत वाला फ अरबी व फारसी शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है। नुक्ता वाला व अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है। ऊपर के होठ के कटने पर उच्चारण में असुविधा होगी तो ब। यदि हमारे ऊपर के होठ कट जाएं तो हम ब को नहीं बोल सकते। ऊपर का होठ कट जाएगा तो ब नहीं बोला जाएगा। नीचे के होठ के कटने पर उच्चारण में असुविधा होगी ब और व। यदि नीचे का होठ कट जाएगा तो ब और व का उच्चारण नहीं होगा। कोई सा भी होठ कटने पर कौन से वर्ण का उच्चारण में असुविधा होगी? वो है ब। यानी कि दोस्तों, कोई सा होठ भी कट जाए तो हम ब नहीं बोल सकते, और यदि नीचे का होठ कट जाए तो हम ब भी नहीं बोल सकते और वह भी नहीं बोल सकते। तो यदि ऊपर का होठ कट गया तो ब नहीं बोल सकते, नीचे का होठ कट गया तो ब नहीं बोल सकते, और कोई सा भी होठ कट गया, ऊपर का होठ कट गया तो हम ब नहीं बोल सकते, और नीचे का होठ कट गया तो ब भी नहीं बोल सकते और वह भी नहीं बोल सकते, और यदि कोई सा भी होठ कट गया तो हम ब नहीं बोल सकते। यानी कि दोस्तों, कोई सा भी होठ ऊपर या नीचे का कट जाता है तो ब को बोलने में असुविधा होती है, और यदि नीचे का होठ कट जाता है तो ब के साथ साथ व को बोलने में भी असुविधा होती है। व्यंजनों को वर्गीकरण पढ़ने के बाद में अब हम ड और ड की पहचान के नियम पढ़ते हैं। जब ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों की पहचान के नियम कुछ अब हम पढ़ते हैं। तो ड को लिखते हैं डी और ड को लिखते हैं अंग्रेजी में डी एच, लेकिन यदि इनके नीचे बिंदी लगा दी जाए तो इस ड को लिखते हैं अंग्रेजी में आर और ढ को लिखते हैं आर एच। जैसे हम शब्द लिखते हैं रोड तो आर ओ ए डी लिखते हैं, और जैसे लिखते हैं भीलवाड़ा तो अंग्रेजी में इस डा का लिखते हैं आर ए। तो दोस्तों, ड और ड को डी और डी एच,
ड और ढ को आर और आर एच अंग्रेजी में लिखा जाता है। ड और ढ का पहला नियम है कि बिना बिंदी वाले ड ढ का प्रयोग कहाँ होगा और बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग कहाँ होगा। पहला नियम है, यदि ड और ड बिना बिंदी वाले, यदि ड और ड का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे ढीला, ढोलक, डाकिन, डमरू। कहने का मतलब ड और ढ का पहला नियम है कि यदि शब्द के प्रारंभ में ड और ढ का प्रयोग किया जाए, यदि शब्द के प्रारंभ में ड और ढ का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, ड और ढ का पहला नियम है कि यदि शब्द के प्रारंभ में ड और ढ का प्रयोग किया जा रहा है तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ढीला, यहां पर बिंदी का प्रयोग नहीं है। ढोलक, यहां पर बिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरा नियम है, यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, यदि शब्द में ड और ढ वर्ण हैं और इनके पहले यदि अनुस्वार है, जिसको हम वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लिखते हैं, वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लिखते हैं, यदि शब्द में ड और ढ आते हैं और इन ड और ढ के पहले अनुस्वार आ गया तो ढ और ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। जैसे खंड, अब ढ के पहले अनुस्वार आ गया तो इसके नीचे बिंदी नहीं है। प्रकांड, ड के पहले अनुस्वार आ गया तो ड के नीचे बिंदी नहीं है। पंडित, ड के नीचे पंडित, ड के पहले अनुस्वार आ गया तो ड के नीचे बिंदी नहीं है। ड का तीसरा नियम, यदि ड और ढ के पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। यानी कि दोस्तों, शब्द में ड और ढ का प्रयोग किया जा रहा है और इन दोनों के पहले यदि पंचम वर्ण आ जाए तो फिर हम इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दंड, ड के पहले पंचम वर्ण आ गया ट का तो यहां पर बिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है। चांडाल, ड के पहले पंचम वर्ण आ गया, इस कारण से ड के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं हुआ। पंडा और खंड, खंड ड के पहले पंचम वर्ण आ गया, इस कारण से ड के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं होता है। चौथा नियम है, यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो नीचे बिंदी नहीं लगती है। दोस्तों, ड और ढ का चौथा नियम है कि यदि अंग्रेजी शब्दों में ड और ढ का प्रयोग होता है तो बिंदी नहीं लगाई जाती है। जैसे साउंड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो ड के नीचे बिंदी नहीं है। रोड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो ड के नीचे बिंदी नहीं है। माइंड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो नीचे बिंदी नहीं है। लाउड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो ड के नीचे बिंदी नहीं है। यानी अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषा का यदि शब्द है और उसमें ड ढ का प्रयोग किया जा रहा है तो किसी भी हालात में ड और ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ढ और ढ का अगला पांचवा नियम हम पढ़ते हैं। यदि ड और ढ का प्रयोग संस्कृत भाषा अथवा तत्सम शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द हो जिसको हम तत्सम शब्द भी कहेंगे, उनमें यदि ढ ढ का प्रयोग हो रहा है तो हम इन ढ और ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मंडन, तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा का, ढ के नीचे बिंदी नहीं लग रही है। हंडी, तत्सम शब्द है, ड के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुंडन, सडानन, सडानन, ड के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम शब्द है तो हम इसको बोलते हैं शुद्ध सडानन। इसको हम सडानन नहीं बोल सकते, ये सडानन शब्द है, तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। छठा नियम पढ़ेंगे, ड ढ के संयुक्त की स्थिति में भी बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यदि शब्द में ड और ढ का प्रयोग संयुक्त रूप में हो रहा है, ड दो बार आ जाए, ढ दो बार आ जाए या ड और ढ दोनों एक साथ आ जाए, यानी कहने का मतलब शब्द में ड और ढ का प्रयोग संयुक्त रूप में हो रहा है तो वहां पर इन दोनों के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गड्डी, बुड्ढा, संयुक्त वर्ण आ रहे हैं तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। सातवां नियम है,
डे डे के उपसर्ग के बाद भी बिंदी नहीं लगेगी यदि शब्द में डे और ढ वर्ण है और उनके बाद में उपसर्ग लग गया। दोस्तों, सातवां नियम है कि यदि शब्द में डे और डे हैं और इनके पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर फिर इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे निडर, तो वर्ण है डे और डे के पहले उपसर्ग लगा हुआ है नी, तो निडर शब्द में यहाँ पर वर्ण का बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे शब्द बनता है डर और इसके पहले हम नी उपसर्ग लगा देंगे तो वहां पर भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो शब्द में डे डे के पहले यदि उपसर्ग है तो डे और डे के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे निडर और सुडौल। अब पढ़ते हैं रे के रूप। रे राम, रहीम, रामेश्वर आदि। दूसरा रे का रूप है ऊपर रेफ। रे ऊपर जो रेफ वाला रे होता है ये अधूरा होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है, जैसे कर्म, धर्म, शर्म, आशीर्वाद। और जहां पर ऊपर रेफ वाला रे जो अधूरा होता है, स्वर नहीं होता है, जहां पर बोलता है उसके अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। रे का तीसरा रूप है नीचे वाला रे, जैसे कर्म, ब्रह्म, ग्रह, लेकिन ये रे होता है ये पूरा होता है, इसमें स्वर होता है। चौथा रे जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ये रे भी पूरा होता है, इसमें भी स्वर होता है। जैसे दो शब्द हैं अंतर्देशीय, जो ऊपर रेफ वाला रे है जिसमें स्वर नहीं है, इसका तो अर्थ होता है एक देश के अंदर ही व्यापार होना, यानी देश में ही व्यापार होना अंतर्देशीय, और विश्व में दो देशों के बीच में व्यापार होना कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। कहने का मतलब जिस रे में स्वर नहीं है उस अंतर्देशीय का अर्थ होगा देश में व्यापार, और जिस रे में स्वर है उस अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होगा विश्व में दो देशों या 5 देशों या अन्य कई देशों के बीच में व्यापार। अब दोस्तों इसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का मुख है या जीभ है ये, तो दोस्तों जो जीभ है और जीभ कौन सी स्थान को ऊपर जाकर के स्पर्श करती है, यदि जीभ ऊपर मुर्दा को जाकर के स्पर्श करती है तो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण और श और र, ये मूर्धन्य वर्ण है। ये और से तालव्य व्यंजन है। जब जीभ मसूड़ा या वृश्य को स्पर्श करती है तो उनको वृश्य वर्ण कहते हैं, जैसे न, स, ल। वृश्य को जीभ स्पर्श करती है तो इनको वृश्य या मसूड़ा वर्ण कहते हैं। जब जीभ दंत को धातु को स्पर्श करती है तो उनको दंते कहते हैं, जैसे त, थ, द और ध। जब कोई वर्ण होठों से बोले जाते हैं तो उनको ओष्ठ्य कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म और व, ये होठों से बोले जाते हैं, इनको ओष्ठ्य कहते हैं। जो वर्ण कोमल तालव्य या कंठ से बोले जाते हैं वे हैं क, ख, ग, घ, ण, और जो अली जिह्वा या काकल से बोले जाते हैं वो है और विसर्ग। दोस्तों इस प्रकार से हम ड और ड के नीचे जो बिंदी लगी हुई है ढ और ढ, इनको ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विवृत्त या द्विगुण कहते हैं। ये दो वर्ण हैं। नह, मह, रह और लह, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। ये महाप्राण भी कहलाते हैं। जैसे नह से कंसेंट और कन्हैया, मह से कंपन और तुम्हारा, रह का कोई उदाहरण नहीं मिला, लह कल्पना और कुल्हाड़ी। तो दोस्तों ये 4 महाप्राण वर्ण हो गए, 2 ताड़नजात और उत्क्षिप्त हो गए। इस प्रकार से 6 वर्ण हो गए। इसके बाद में नुक्ता वाली क, ख और ग अरबी फारसी 3 वर्ण, नुक्ता वाला जय अरबी फारसी अंग्रेजी का 1 वर्ण, और नुक्ता वाला फ और व अंग्रेजी वर्ण, 6 वर्ण इस प्रकार से ये हो गए। तो दोस्तों यदि हम पढ़ना चाहें कि 2 वर्ण ताड़नजात हैं, 4 वर्ण संयुक्त वर्ण है, 6 वर्ण विदेशी वर्ण है, 33 व्यंजन, इस प्रकार से 45 वर्ण हो गए, और 45 में 11 स्वर मिल गए। इस प्रकार से हिंदी भाषा में 56 वर्ण या 56 ध्वनि होती हैं। लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी निदेशालय ने
हिंदी भाषा में 52 वर्ण स्वीकार किए हैं। हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा में देवनागरी के 52 वर्ण स्वीकार किए हैं, जिनमें से ये 4 जो संयुक्त वर्ण होते हैं इनको स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था नह, मह, रह और लह, ये संयुक्त वर्ण है। इन 4 वर्णों को स्वीकार नहीं किया जाता है। केवल 52 वर्ण या 52 ध्वनि देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में स्वीकार की जाती हैं। 56 वर्ण या ध्वनि स्वीकार नहीं की जाती है। वैसे हिंदी भाषा में 56 वर्ण या ध्वनि होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछने की कोशिश करें। दोस्तों, आपका कोई भी साथी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनको भी आप चैनल की जानकारी दें कि बहुत ही कम समय में संपूर्ण व्याकरण आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। साथ में संपूर्ण व्याकरण के हिंदी भाषा विज्ञान की यानी बोलियों, भाषा और संवैधानिक प्रावधान, देवनागरी लिपि, हिंदी की जो अनेक बोलियां हैं उनसे संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण के पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको प्लेलिस्ट के रूप में प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। उनको आप अवश्य देखें और इनका फ़ायदा उठाएं, जो कि निःशुल्क क्लास है, इनका फ़ायदा लें। जय हिंद।